तुम लिख लो, अभी जो मैंने शब्द बोले हैं ना, तुम इनको कहीं लिख लो और जब पेपर दे करके वापस आओगे ना साइंस के कंपार्टमेंट एग्जाम का, तो याद करोगे कि हाँ मैम ने कहा था कि ये वाली रिएक्शन पर सवाल आते हैं, और लिटरली सवाल आए। बायोमैग्निफिकेशन, ये कई बार डायग्राम से देकर पूछा है। आपको एक किसान खेत में फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड डालता हुआ दिख जाएगा और पूछ लेगा क्वेश्चन में कि यहाँ कौन सा फिनोमेना है। हेलो बच्चा पारी, फाइनली आपका मैथ्स का कंपार्टमेंट एग्जाम हो चुका है और अब बारी आती है साइंस के कंपार्टमेंट एग्जाम की। लेकिन प्रॉब्लम ये है सर कि अब कंपार्टमेंट एग्जाम में रह गए हैं सिर्फ 3 दिन। बिल्कुल, और इन तीनों दिनों में हमें अच्छे से पढ़ना है, सही स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को तो डेफिनेटली कवर करके पढ़ना है, तभी जाकर आप इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे और पास हो सकेंगे और एक कंपार्टमेंट का जो भूत है उसको दूर भगा सकेंगे। इसका मतलब से ये है कि जब तक इनके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं होगी साइंस के कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए, तो ये लोग प्रिपरेशन करेंगे कैसे? बिल्कुल राइट। तो आज बच्चों हम आपकी इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन लेकर के आए हैं, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं आपके साइंस कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए 3 डेज की स्ट्रैटेजी। अच्छा, आप लोगों को कंफ्यूजन भी होगा कि मैम 3 डेज कहाँ रह गए हैं? तो बेटा जिस दिन आपका पेपर है ना 18 जुलाई को, आपको क्या लगता है कि मैम और सर आपको उस दिन छोड़ देंगे क्या कि बस चले जाओ, जितना पढ़ा दिया पढ़ा दिया, अब नहीं पढ़ा रहे? नहीं भैया, 18 को जब आप पेपर देने जाओगे ना, तो उसके पहले भी आपकी क्लास होगी, अर्ली मॉर्निंग सेशन होगा, जिसमें कि हम बहुत ही बढ़िया से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फाइनल रिवीजन करेंगे। तो बेसिकली अभी भी हमारे पास 3 दिन रह गए हैं। तो वो बच्चे जो डर रहे हैं, कि घबरा रहे हैं कि मैम सर अभी तक बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, या डर लग रहा है, पढ़ाई तो करिए बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो बेटा आप सारे ही बच्चों के लिए जरूरी है कि अब आप इन 3 दिनों में बहुत मेहनत करो और जो हम आपको आज स्ट्रैटेजी बताने जा रहे हैं आप उसको अच्छे से फॉलो करो। बिल्कुल, और इसीलिए आज हम सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि क्या क्या डेफिनेटली कवर करके जाना है आपके साइंस के कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए, और उन चीजों को कवर कैसे हम अपने सेशन में कराएंगे, कब कराएंगे, कितने बजे कराएंगे, ये सब चीजें इसके बाद आएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ देख लो तो साइंस को अपने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तीनों पार्ट को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। पहले केमिस्ट्री में मैम एक्सप्लेन करेंगे, फिर फिजिक्स बायो का मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बिल्कुल। अब भाई देखो, ऐसा है कि जब हम कंपार्टमेंट वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उनका एक डिमांड उनकी रहती है कि मैम कुछ ऐसे क्वेश्चंस बता दो जिससे हम पास हो जाएं। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि आपका जो 80 नंबर का पेपर आता है ना, उस पे 20 मार्क्स आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सारे आपके एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन सारे अगर सही हो गए ना, तो पास तो आपने ऐसे भी हो ही जाना है, क्योंकि प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं वो भी ऐड हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अब क्योंकि हम लास्ट डेज में रिवीजन कर रहे हैं, लास्ट डेज में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसीलिए अब आपके लिए जरूरी है कि आप एमसीक्यूज पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लो। तो जब हम बात करेंगे केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में मैं आपको सबसे पहले करवाऊंगी एमसीक्यूज, ताकि मेरे बच्चे पास हो जाएं। इस बात की गारंटी तो आपको मैं पहले ही दे दूंगी। ठीक है, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट बेटा रिएक्शंस हैं जिनके ऊपर सवाल बनते ही बनते हैं। तुम लिख लो, अभी जो मैंने शब्द बोले हैं ना, तुम इनको कहीं लिख लो और जब पेपर दे करके वापस आओगे ना साइंस के कंपार्टमेंट एग्जाम का, तो याद करोगे कि हाँ मैम ने कहा था कि ये वाली रिएक्शन पर सवाल आते हैं, और लिटरली सवाल आए। जैसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लेड नाइट्रेट को एक टेस्ट ट्यूब में, बॉइलिंग ट्यूब में करके जो है ना गर्म किया जाता है, तो आपसे उसके प्रोडक्ट्स पूछे जाते हैं कि बताओ भाई जब लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, किस तरीके से उसका डिकम्पोजिशन होगा। सिमिलरली पानी में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करवा दिया तो उसको अपन बोलते हैं पानी का इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। वो टूटेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में, उसके ऊपर भी 4 तरह के सवाल बनते हैं। तो ये कुछ बेटा केमिकल रिएक्शंस ऐसी हैं जिनके ऊपर सवाल बनते ही बनते हैं। और जब हमें पता है कि इन केमिकल रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस आने वाले हैं, हर साल बनते हैं, कंपार्टमेंट एग्जाम में भी बनते हैं, तो हमारा फर्ज क्या बनता है कि हम सबसे पहले उन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को हम अच्छे से समझ लें और याद करके जाएं। ठीक है, तो एमसीक्यूज के बाद मैं आपको करवाऊंगी रिएक्शंस। फिर इसके बाद में कुछ प्रोसेसेस हैं बेटा। ठीक है, कुछ प्रोसेसेस हैं जिनके ऊपर सवाल बनते हैं, जैसे कि क्लोर अल्कली प्रोसेस। कभी ऐसे पूछ लेता है, कभी ऐसे पूछ लेता है, यानी कि कभी जो है डायरेक्ट सवाल आ जाता है कि एक्सप्लेन करो क्लोर अल्कली प्रोसेस को, या फिर
क्लोर अल्कली प्रोसेस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पूछ लिया जाता है, तो क्लोर अल्कली प्रोसेस के ऊपर सवाल आता ही आता है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो आप मेटलर्जी और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में पढ़ते हो उसके ऊपर सवाल आ जाता है। तो कुछ प्रोसेसेस हैं बेटा केमिस्ट्री में जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम उन प्रोसेसेस को भी करेंगे। तो ये मेन 3 चीजें हैं जो मैं आपको केमिस्ट्री में स्पेशली पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो एमसीक्यूज, ठीक है, केमिस्ट्री से 5-6 एमसीक्यूज तो आ ही जाते हैं, फिर उसके बाद में रिएक्शन और फिर उसके बाद में प्रोसेसेस। इतना कर लोगे ना तो आपका कंपार्टमेंट एग्जाम केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इतना अगर आपने कर लिया तो आपका बहुत स्मूथली निकल जाएगा बेटा। जो आपको टेंशन बनी हुई है कि मैम पास हो पाएंगे कि नहीं, अरे मुझे पता है कि तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, लेकिन तुम्हें टेंशन हो रही है कि पास हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो इतना कर लोगे तो बहुत ही इजीली पास हो जाओगे। फिर अच्छे नंबर वाली जब बात आएगी तो आपको उसमें हेल्प कर देंगे फिजिक्स एंड बायोलॉजी। अब सर आपको बताएंगे कि फिजिक्स एंड बायोलॉजी में वो एग्जैक्टली क्या पढ़ाने वाले हैं जिससे कि तुम्हारे ना पासिंग मार्क्स के साथ साथ और अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो यहाँ फिजिक्स में अगर बायो के हम बात करें, फिजिक्स और बायो के, तो पहले बायो का बता देता हूँ, है ना। बायो में देखो डायग्राम बहुत जरूरी है, क्योंकि डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एमसीक्यू में भी क्वेश्चन बनते हैं, सब्जेक्टिव 2 मार्कर 3 मार्कर या 5 मार्कर में भी बनते हैं, या हो सकता है कि केस बेस बन जाए। यानी डायग्राम एक ऐसा चीज है जिससे हर सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप डायग्राम, आपके बायो में जितने भी डायग्राम है और डायग्राम से रिलेटेड जो थ्योरी है, जैसे अगर आप स्टोमेटल पोर का डायग्राम देखो, ओपन और क्लोज वाला, तो फिर उसकी थ्योरी कि ओपन और क्लोज होता कैसे, उसका मैकेनिज्म, तो वहां गार्ड सेल्स का रोल आ जाएगा। तो वो एनसीईआरटी से उसकी मैकेनिज्म भी पढ़नी पड़ेगी, है ना। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स का फोटो देख रहे हो तो ग्लैंड्स कौन सा हार्मोन और हार्मोन क्या फंक्शन कवर करता है, क्या करता है, ये भी पढ़ना पड़ेगा। यानी अगर आप सिर्फ डायग्राम और डायग्राम से रिलेटेड जो थ्योरी है अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो आपका बायो का 50% सिलेबस यूं ही कवर हो जाएगा। जी हाँ, ट्रॉफिक लेवल का डायग्राम, फूड चेन का डायग्राम, तो फूड चेन का डायग्राम साथ ही साथ फूड चेन की डेफिनेशन, ये उसकी थ्योरी हो गई, है ना। बायो मैग्निफिकेशन, ये कई बार डायग्राम से लेकर पूछा है। आपको एक किसान खेत में फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड देता हुआ, डालता हुआ दिख जाएगा और पूछ लेगा क्वेश्चन में कि यहां कौन सा फिनोमिना है और इस पेस्टिसाइड का सबसे ज्यादा असर फूड चेन में किस पे पड़ेगा, है ना। तो यहां अगर आपने बायोमैग्निफिकेशन का डायग्राम जो है उसको अगर देख लिया, पढ़ लिया, जो मैं क्वेश्चन अपने सेशन में भी कराऊंगा ताकि आपको एक बार बता सकूं कि देखो ऐसे पूछा जाता है। तो डायग्राम से ही, और डायग्राम की जो थ्योरी है लगभग बायो का 50% आपका सिलेबस कवर कर देगा। तो आपको डायग्राम पढ़ना ही है। डायग्राम से रिलेटेड जो कंसेप्ट है एनसीईआरटी में जो लाइंस में छुपा हुआ है वो भी कवर करना है, ठीक है। फिर बहुत सारी छोटी छोटी डिफिनीशन कवर करनी है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, उसके एग्जाम्पल, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का कई बार डिफिनीशन और एग्जाम्पल पूछा गया है ना। फिर आपका सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है ना। व्हाट इज क्या कहते हैं, व्हाट इज फूड चेन, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, ये कई बार को आ चुका है। तो ऐसे छोटे छोटे जो 2 मार्कर के डिफिनीशन वाले क्वेश्चन बनते हैं ना, आपको यहां पढ़ना जरूरी है। कई बार ये भी पूछा आर्टरीज और वेन्स के बीच में डिफरेंस बताओ। तो ये छोटे छोटे एनसीईआरटी अगर लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो ये 2 मार्कर में, 3 मार्कर में जो छोटे छोटे डिफिनीशन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, कर ले जाओगे, है ना। कई बार आपको एमोइबा और क्या कहते हैं हाइड्रा में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो पूछ लिया है, तो अगर वो डायग्राम के थ्रू भी कवर कर लोगे तो भी कवर हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है ना। फिर व्हाट आर प्लांट हार्मोन, हार्मोन और उसके फंक्शन, प्लांट हार्मोन में सेल डिवीजन कौन करता है, तो सब कुछ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, बस आपको डायग्राम से रिलेट करते हुए पढ़ना है, ठीक है। तो इतना चीज अगर आप कर ले जाओगे तो बायो में अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। अब बात आती है फिजिक्स की। फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स। अब मैं 4 ऐसे फॉर्मूले बता देता हूं जिससे न्यूमेरिकल आना कंफर्म है। लाइट फॉर्मूला, यानी सॉरी मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, फिर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ओम्स लॉ और सीरीज और पैरेलल। अगर इतना कर लिया तो डेफिनेटली आप 1 से 2 न्यूमेरिकल बना ले जाओगे आराम से, क्योंकि आता ही आता है। या तो मिरर पे क्वेश्चन आएगा या तो लेंस फॉर्मूला पे, और जो भी लेंस और मिरर फॉर्मूला पे क्वेश्चन आता है उसमें मैग्निफिकेशन इंक्लूड रहता है। अगर वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो डेफिनेटली उसमें नेचर ऑफ इमेज पूछेगा, और नेचर ऑफ इमेज बताने के लिए आपको मैग्निफिकेशन लगाना पड़ेगा। तो यानी कि जब आप ये न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हो लाइट चैप्टर में, तो मिरर और लेंस फॉर्मूले को पढ़ो, साथ ही साथ मैग्निफिकेशन भी पढ़ लो, ठीक है। और
ह्यूमन आई में डिफेक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, उसका डायग्राम डेफिनेटली आता है। फिर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी में, तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला है ना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला, उस पे न्यूमेरिकल आ जाता है, सीरीज पैरेलल पे क्वेश्चन बन जाता है। तो इतना न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इसमें न्यूमेरिकल्स के अलावा, तो डिफिनीशन, छोटे छोटे डिफिनीशन, व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज, व्हाट इज सोलेनॉइड, है ना, व्हाट इज पोल, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके छोटे मोटे डिफिनीशन जो आपके एनसीईआरटी में है, इसको भी कवर करना जरूरी है। बहुत सिंपल है प्रिंसिपल, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है ना। फिर अगर मिरर की बात करें, तो मिरर के यूज, कॉन्वेक्स मिरर का यूज, कॉनकेव मिरर का यूज, ये पढ़ लेना, ठीक है। फिर अगर हम बात करें मैग्नेटिक चैप्टर की, तो जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, वो रूल की डिफिनीशन और उसका एप्लीकेशन। जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर में आपको पूछ लेगा कि उसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, तो सर्कुलर कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होता है। तो यहां करंट देकर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछेगा, तो कौन सा रूल अप्लाई करोगे, तो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर में राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। तो रूल और रूल को अप्लाई कैसे करते हैं, ये आपको आना चाहिए, है ना। और ह्यूमन आई चैप्टर में मैंने बता दिया डिफेक्ट्स और डिस्पर्सन, जहां प्रिज्म है, व्हाइट लाइट एंटर कर रही है, 7 कलर स्प्लिट हो रहा है, ये सब कुछ पढ़ना बहुत जरूरी है। इतना कर ले जाओगे आराम से 80 में 60 मार्क्स, 55 मार्क्स लगभग स्कोर आराम से कर ले जाओगे, है ना। लेकिन अब ये सारी चीजें हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि हम अपने सेशन में कवर कराएं, ताकि आपको ये सारी चीजें को करने में डिफिकल्टी ना फेस करना पड़े। तो इसीलिए हमने 3 दिन की स्ट्रैटेजी है, उसको एक प्रॉपर दिन और टाइम में डिवाइड कर दिया है। तो 3 दिन में जो पहला लाइव सेशन, जो इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी, वो हमारी 16 जुलाई को आएगी, जब तक आप ये हमारा स्ट्रैटेजी वीडियो देख चुके होंगे। बिल्कुल। हाँ। और मैथ्स का जो पेपर है आपका, वो भी हो चुका रहेगा, तो एकदम फ्री माइंड से अब आपको केवल साइंस का पेपर देना होगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका सिर्फ साइंस में ही कंपार्टमेंट आया है, तो उनके लिए तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो 16 को बेटा आपका शाम को 6 बजे जो है हम एक गेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। गेस्ट पेपर से तुम लोग मतलब समझ ही गए होंगे, एक ऐसा पेपर जिसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिनकी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ये समझ लो कि जो आपका साइंस का कंपार्टमेंट का जो एग्जाम होने वाला है, उसमें जो आपको पेपर मिलेगा, उससे बिल्कुल मिलता जुलता पेपर ही हम सॉल्व करेंगे 16 को। आराम से मैथ्स का पेपर दे के आ जाना, रिलैक्स कर लेना, थोड़ी देर सो जाना, और इसके बाद में 6 बजे से हम गेस्ट पेपर को सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। फिर 17 तारीख को आपका पूरा दिन आपके लिए फ्री रहेगा पढ़ने के लिए। तो 17 तारीख को आप सुबह उठ के थोड़ा रिवीजन कर लोगे ना एनसीईआरटी का, तो फिर आपको मजा आएगा 11 बजे के सेशन में, क्योंकि 11 बजे के सेशन में मैं और विभूति मैम दोनों लेकर आ रहे एक मैराथन सेशन, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कंप्लीट, उसमें न्यूमेरिकल, डायग्राम, डेफिनेशंस, रे डायग्राम, और मैम के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, और जो डायग्राम वाले एमसीक्यूज, सारे आपको बेटा सब चीजें मिलने वाली है। भाई मैराथन से आप लोग मतलब समझ ही गए होंगे ना कि मैराथन मतलब लंबी क्लास, और लंबी क्लास में सब कवर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो 17 जुलाई को आप इस मतलब ये सेशन देखने के बाद बहुत रिलैक्स रहोगे, है ना। और फिर शाम को जो पढ़ना होगा पढ़ लेना, और फिर सुबह उठना 18 तारीख को मॉर्निंग हमारे साथ होगी। सुबह 5 बजे हम लोग ये सेशन फाइनल रिवीजन वाला लेकर आएंगे, ताकि लास्ट मोमेंट पे जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, है ना, उनको रिवीजन करने में आपको अगर हेल्प चाहिए, देखो खुद से रिवीजन करना, तो हम आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दे रहे हैं, हम आपको खुद ही रिवाइज कराएंगे, है ना। इंपॉर्टेंट रिएक्शन लास्ट मोमेंट पे कई बार होता है ना, केमिकल फॉर्मूला भूल जाते हैं। अब अचानक कोई बोल देगा कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला लिखो, तो आदमी उस समय डर जाता है ना। तो इन चीजों को फाइनल रिवाइज करके जाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह देख लोगे तो एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस के साथ लिखोगे और डरोगे नहीं। कहीं ना कहीं आप लोग को डाउट होता है कि मैम लास्ट मिनट पे क्या क्या रिविजन करना चाहिए, क्या क्या रिवाइज करना चाहिए। वो तो लास्ट मिनट का जो रिविजन होगा बेटा, वो हम करेंगे 18 की सुबह 5 बजे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा और बहुत ही इफेक्टिव हमारा 3 डे की स्ट्रेटेजी वाला वीडियो था, और इसको पूरा आप जरूर इसको शेयर कीजिएगा, और इसको इम्प्लीमेंट करना है, और हमारे सेशन में आपको आना है, अपने दोस्तों को भी लाना है। कोई भी स्ट्रैटेजी क्योंकि वर्क तभी करेगी जब आप उसको फॉलो करोगे। तो ये स्ट्रैटेजी वीडियो को देखने के बाद अब आपको अपने बाकी सारे इसको फ्रेंड्स में भी बेटा शेयर कर देना है, क्योंकि जिस तरीके से आप सफर कर रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो साइंस के कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए, वो दूसरे बच्चे भी कर रहे हैं, तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो स्ट्रैटेजी वीडियो आप तक पहुंच ही गया है, और अब आ जाओ मैथ्स का पेपर दे करके फिर अपन साइंस की तैयारी शुरू करेंगे।
ओके ओके